अब 52% ओबीसी है तो 52% ओबीसी को 52% मिलना चाहिए। इसके लिए हम लोग लड़ाई लड़ेंगे, सरकार के विरोध में भी उतरेंगे। और अभी राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के द्वारा 29 नवंबर 2022 को भारत बंद का आह्वान किया गया है, जिसमें यह मुद्दा उठाया गया है। आरएसएस के द्वारा ये फैसले लिए जा रहे हैं। 90 के दशक में 9 बेंच की जजों ने जो फैसला दिया कि 50% से ज़्यादा आरक्षण नहीं दिया जा सकता, और अभी वही 2022 में जजों ने फैसला दे रहे हैं कि 10% एक्स्ट्रा दिया जा सकता है, 50% से 60% किया जा सकता है। तो ये संविधान के विरोध में है। आरएसएस के हेडक्वार्टर पे मोर्चा लेकर जाने का जो कारण था, वह कारण यह था कि आरएसएस के लोग, आरएसएस के पैदा किए हुए लोग, ये जो बीजेपी और कांग्रेस के लोग हैं, यह लोग संविधान के विरोध में काम कर रहे हैं। नमस्कार, जय भीम, जोहार। आज हमारे साथ हैं पिछड़े वर्ग के बड़ा चेहरा महेंद्र कुशवाहा, जो कि बहुजन मुक्ति पार्टी के स्टेट जनरल सेक्रेटरी हैं। सर, आज देखा जा रहा है कि बड़े पैमाने पे जो हमारा पिछड़ा वर्ग है, ओबीसी वर्ग, सामाजिक चेतना से ना जुड़ के जातीय चेतना और धर्म पाखंडवाद, इस सब मुद्दों पे, विषयों पे जा रहा है। इस पे आप क्या कहेंगे? कैसे जागृत करेंगे आप? ओबीसी के लोगों को जागृत करने के लिए बहुत बड़े पैमाने पे कार्यक्रम चलाया जा रहा है, जिसमें राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा बनाया गया है। और राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चौधरी विकास पटेल साहब पूरी अपनी ज़िंदगी जवानी लगा करके ओबीसी के लोगों को जागृत करने का काम कर रहे हैं। और ओबीसी के लोग बड़े पैमाने पर अब जागृत हो भी रहे हैं, जा करके अपना हक हिस्सा अधिकार लेने के लिए लड़ाई में शामिल हो रहे हैं, लड़ाई लड़ रहे हैं। अभी सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आया है, ईडब्ल्यूएस आरक्षण, सवर्ण आरक्षण, उत्तर भारत में जिसे सुदामा कोटा भी कहा जा रहा है। तो क्या कारण है कि सुप्रीम कोर्ट जो 9 जजों का बेंच था एक 90 के दशक में, जिसको खारिज कर देता है, और आज वही 5 जजों के बेंच के द्वारा उसको पास कर दिया जाता है? क्या इसके पीछे क्या कारण हो सकता है? अब इसके पीछे का जो कारण है वो ये कहा जा सकता है कि आरएसएस के द्वारा ये फैसले लिए जा रहे हैं। 90 के दशक में 9 बेंच की जजों ने जो फैसला दिया कि 50% से ज़्यादा आरक्षण नहीं दिया जा सकता, और अभी वही 2022 में जजों ने फैसला दे रहे हैं कि 10% एक्स्ट्रा दिया जा सकता है, 50% से 60% किया जा सकता है। तो ये संविधान के विरोध में है, और हम लोग भी इसका विरोध करते हैं कि ये फैसला गलत है, संविधान के विरोध में है, तो ये फैसला गलत है। अब जब फैसला हो ही गया है तो यानी कि अभी एक चीज़ और भी निकल के आई कि जो क्राइटेरिया था कि 50% से ज़्यादा नहीं जाएगा, अब वो क्राइटेरिया जो है पार हो चुका है। तो अब ये भी हक बनता है कि जो पिछड़े वर्ग के लीडर हैं, पिछड़े वर्ग के संगठन हैं, उनको बढ़ चढ़ के अब हिस्सा जो है मांग लेना चाहिए, क्योंकि अब क्राइटेरिया जो है पार हो चुका है। तो क्या कहेंगे? हाँ, तो इसकी तैयारी अब किया जा रहा है कि अगर अभी तक तो क्राइटेरिया थी कि 50% से ज़्यादा आरक्षण नहीं दिया जा सकता, इसके वजह से 15% एससी को 7.5% एसटी को 22.5% हो गया, 27% ओबीसी को दिया गया था, तो 49.5% दिया गया था। लेकिन अब 52% ओबीसी है तो 52% ओबीसी को 52% मिलना चाहिए। इसके लिए हम लोग लड़ाई लड़ेंगे, सरकार के विरोध में भी उतरेंगे। और अभी राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के द्वारा 29 नवंबर 2022 को भारत बंद का आह्वान किया गया है, जिसमें यह मुद्दा उठाया गया है कि अब 52% ओबीसी को 52% आरक्षण हर क्षेत्र में दिया जाए, नहीं तो हम लोग इसका विरोध बड़े पैमाने पे करेंगे। 29 नवंबर को जो भारत बंद होने वाला है राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के द्वारा, आप जनरल सेक्रेटरी हैं बहुजन मुक्ति पार्टी से, तो क्या तैयारी है, क्या किस तरीके से होगा भारत बंद? ये 29 नवंबर के भारत बंद जो पिछड़ा वर्ग मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय वामन मिश्रा चौधरी विकास पटेल साहब कर रहे हैं, उसमें बहुजन मुक्ति पार्टी का पुरजोर समर्थन है। मैं बहुजन मुक्ति पार्टी का जनरल सेक्रेटरी उत्तर प्रदेश होने के नाते मैं उत्तर प्रदेश के सभी कार्यकर्ताओं को यह अनुरोध करता हूं कि बड़े पैमाने पे बहुजन मुक्ति पार्टी के लोग भारत बंद में शामिल होंगे और बड़े पैमाने पे राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा का साथ सहयोग करेंगे। इसके लिए हम लोग तैयारी पे लगे हुए हैं। अभी आपने भारत मुक्ति मोर्चा का जिक्र किया, तो जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय वामन मेश्राम जी हैं, अभी उन्होंने नागपुर में हेडक्वार्टर घेरने का कार्य किया था। और मोहन भागवत, उस घटना के बाद मोहन भागवत के जो बयान हैं, उनके बयान में अब कहीं ना कहीं परिवर्तन देखने को मिल रहा है। यानी कि क्रिया पहले वो करते थे, प्रतिक्रिया लोग देते थे, अब क्रिया इधर से हो रही है और प्रतिक्रिया उधर से आ रही है आरएसएस की तरफ से। इसके पीछे क्या क्या बड़ा फैक्टर हो सकता है? बड़ा फैक्टर यह है कि अभी तक तो वो लोग
हिंदू मुस्लिम के नाम पे, जाति के नाम पे, वर्ग के नाम पे हमारे लोगों को भला फुसला लेते थे। लेकिन जो ये भारत मुक्ति मोर्चा पूरे भारत में लोगों को जागृत करके, लोगों को उनका हक हिस्सा अधिकार के प्रति जागृत करके, दोस्त और दुश्मन की पहचान करा के जो कार्यक्रम कर रहा है, इसकी वजह से मोहन भागवत बहुत बौखलाए हुए हैं। 6 अक्टूबर 2022 को नागपुर में जो आरएसएस के हेडक्वार्टर पे मोर्चा लेकर के जाने का प्लान आदरणीय वामन मेश्राम साहब ने बनाया हुआ था, वह बहुत बड़े पैमाने पे सफल रहा। महाराष्ट्र की सरकार उसको रोक नहीं पाई, आरएसएस की सरकार नहीं रोक पाई। बड़े पैमाने पे लोग वहाँ पहुँचे, रोकने के प्रयास करने के बाद भी वहाँ की प्रशासन ने यह बताया कि लगभग 45,000 लोगों को डिटेन किया गया और डिटेन करने वालों की संख्या घटी नहीं। वहाँ की सरकार उनको ले जाने में असमर्थ रही, बहुत से लोग वहाँ कार्यक्रम स्थल पर ही छूट गए। तो ये बहुत बड़ा अचीवमेंट मिला और उसका मेन जो कारण था कि आरएसएस के हेडक्वार्टर पे मोर्चा लेकर जाने का जो कारण था, वह कारण यह था कि आरएसएस के लोग, आरएसएस के पैदा किए हुए लोग, ये जो बीजेपी और कांग्रेस के लोग हैं, यह लोग संविधान के विरोध में काम कर रहे हैं। संविधान के आर्टिकल 19 में मौलिक अधिकार है भाषण संभाषण देने का, संगठन बनाने का, कार्यक्रम करने का, बोलने का, ये मौलिक अधिकार है। लेकिन मौलिक अधिकार होने के बावजूद भी 27 जून 2022 को एक कार्यक्रम था डीएनए कॉन्फ्रेंस जो हरियाणा के रोहतक ज़िले में था, तो वहाँ के ब्राह्मणों के द्वारा वह कार्यक्रम विफल कराया गया। इसके वजह से वामन मेश्राम साहब ने वही ऐलान किया था कि हमारा कार्यक्रम विफल किया जा रहा है, यह संविधान का द्रोह है और इस संविधान का द्रोह करने की औकात किसको हो तो बीजेपी और कांग्रेस की औकात नहीं है, यह औकात आरएसएस की है, जिसके वजह से हमें बीजेपी और कांग्रेस को डिस्टर्ब करने से बजाय आरएसएस हेडक्वार्टर पर मोर्चा लेके जाना चाहिए। क्या रीज़न है कि अभी जो कार्यक्रम हो रहे हैं, खासकर जैसे आपने कहा कि रोहतक में डीएनए का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होना था, डीएनए कॉन्फ्रेंस को लेकर कार्यक्रम होना था मेश्राम जी का, उसको रोकने का प्रयास किया गया। उसके बाद दूसरी घटना एक कानपुर से निकल के आई, वहाँ भी रोकने का प्रयास किया गया। और बामसेब का ही ऑफशूट विंग जो है राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद का भी छत्तीसगढ़ में कार्यक्रम था, वहाँ पे भी जो ब्राह्मणवादी लोग थे, मनुवादी लोग थे और जो आदिवासी लोग थे, ये आमने सामने हो गए थे। यहाँ पे भी रोकने का प्रयास किया गया था और वहाँ पे मोहन भागवत भी 14 तारीख को आए थे। तो क्या रीज़न है कि अभी ये लोग खुल के सामने आके रोकने का प्रयास कर रहे हैं कार्यक्रमों को? अभी तक तो यह लोग 3.5% के लोग सामने नहीं आते थे। 52% ओबीसी को हिंदू के नाम पे बरगला करके इन लोगों के सामने लाते थे, सारी लड़ाइयाँ लड़वाते थे। लेकिन आदरणीय वामन मेश्राम साहब ने ओबीसी एससी एसटी के लोगों को इतना जागृत कर दिया कि वो समझ गए कि दोस्त कौन है, दुश्मन कौन है। इसके लिए अब जब ओबीसी एससी एसटी के लोग सामने नहीं आ रहे हैं तो ब्राह्मणों को सामने आना पड़ रहा है। यही रीज़न है कि उन्होंने जागृत किया और सबको अपना हक हिस्सा अधिकार समझ में आया। आज़ाद भारत में 83 करोड़ 84 लाख लोगों को भूखमरी और अधभूखमरी के कगार पे सरकार ने पहुंचाया, यह समाज को पता नहीं था। ओबीसी के लोग 52% हैं, क्लास 1 क्लास 2 के अफिसरों में मात्र 5.7% है, जबकि भारतीय संविधान जनसंख्या के आधार पे पर्याप्त प्रतिनिधित्व देने के लिए उसमें बहाल किया हुआ है। और 1932 में अंग्रेज़ों के शासनकाल में ही 15% एससी को 15%, 7.5% एसटी को 7.5% आरक्षण दिया गया। उस आधार पे 52% ओबीसी को 52% आरक्षण हर क्षेत्र में देना चाहिए, लेकिन अभी तक नहीं मिला। तो ये सारा जानकारी बामसेब भारत मुक्ति मोर्चा के द्वारा लोगों को गांव-गांव तक पहुंचाया गया और लोगों को समझ में आया कि आज़ाद भारत में हमारी समस्या ख़त्म होनी चाहिए। समस्या ख़त्म करने के लिए जो 1947 में देश आज़ाद हुआ, उसके पहले जो लड़ाई चल रही थी, उस लड़ाई में बड़े पैमाने पर ओबीसी के लोगों ने, यानी हमारे बाप दादाओं ने बड़े पैमाने पे लड़ाई में शामिल थे।
बड़े पैमाने पर उनको फांसियों पे चढ़ाया गया, बड़े पैमाने पर उनको गोली खाना पड़ा, बड़े पैमाने पे उनको जेलों में ठूसा गया। लेकिन हमारे लोगों ने बड़े पैमाने पे गोलियां इसलिए खाई कि अंग्रेज़ चले जाएंगे, इस देश में हमारे लोगों को, हमारे आने वाली पीढ़ियों के साथ न्याय होगा, हमारे आने वाली पीढ़ियों को हक अधिकार मिलेगा, मान सम्मान स्वाभिमान मिलेगा। लेकिन अंग्रेज़ों के जाने के बाद भी मूल निवासी बहुजन समाज को कोई भी हक अधिकार नहीं मिला, उनके साथ न्याय नहीं हो रहा है, उनके साथ प्रतिदिन अन्याय हो रहा है। ओबीसी के साथ सबसे ज़्यादा अन्याय हो रहा है। 52% ओबीसी के पास न तो पर्याप्त मात्रा में खेती बाड़ी है, न तो पर्याप्त मात्रा में नौकरियां हैं, न तो पर्याप्त मात्रा में रोजगार मिल फैक्ट्रियां हैं। ओबीसी के बच्चे पढ़ लिख करके खेती का काम कर रहे हैं, मजदूरी का काम कर रहे हैं, बड़े पैमाने पर आत्महत्या कर रहे हैं। ये सारी समस्याएं आज़ाद भारत में आरएसएस के द्वारा पैदा किया गया। जब आरएसएस के द्वारा ये समस्याएं पैदा किया गया, समाज को पता लगा, तो समाज के लोगों ने जो आरएसएस से लड़ाई लड़ने के लिए संगठन बना हुआ है, जो लड़ाई लड़ रहा है, उसको साथ समर्थन देके उनके साथ खड़ा हुआ है। तो बड़े पैमाने पर ओबीसी के लोग खड़े हुए हैं।